पिछले एपिसोड में हमने पैसिफिक ओशन के दिल में बसे तुवालू आइलैंड्स को समझा, जो ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग सी लेवल्स के कारण अगले 30 साल में मोस्ट लाइकली डूब के गायब हो जाएंगे। पर आज जिस देश के बारे में हम बात करने लगे हैं, जहां नेचुरल डिजास्टर्स की ऐसी कृपा रही है कि भगवान भी अपना माथा पीट ले, इस देश में वोल्केनो इरप्शंस, सुनामीज, फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, हरिकेन्स और अर्थक्वेक्स इतने कॉमन है कि अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वनुआतू के सफर में मौसम होने वाला है बहुत बहुत खराब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं सुनाता हूँ अजीब देशों की अजीब कहानियां। मेरे चैनल कंट्री कनेक्ट में आपका सुपर स्वागत है। हमारे पैसिफिक आइलैंड्स के सफर पे दूसरा स्टॉप है द क्रेजी आइलैंड ऑफ वनुआतू। ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के मेलिनेशिया रीजन में बेस्ड है। मेलिनेशिया रीजन कोरल सी और पैसिफिक ओशन के बीच बेस्ड एक रफली ट्रायंगुलर एरिया है। इस ट्रायंगल की 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं: पपुआ आइलैंड, जिसे इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी कंट्रोल करते हैं, नॉरफोक आइलैंड्स और फिजी। ये देश एक 82 आइलैंड्स की चेन है, मतलब एक आर्किपेलागो है। और ये 82 के 82 आइलैंड्स रफली 870 किलोमीटर लंबी लाइन में फैले हुए हैं। यहाँ के नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड का नाम है ह्यू और सबसे साउथ में बेस्ड आइलैंड का नाम है एंटोम। और इन दोनों आइलैंड्स के बीच बसा है इनका अजीबोगरीब संसार। ये देश साइज में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और इनके 82 आइलैंड्स में से सिर्फ 14 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनका साइज 100 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। यहाँ के 3 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं इस्पिरितो सांतो, जिसे यहाँ के लोग सांतो बुलाते हैं, मालेकुला और इफांते। और इफांते आइलैंड में ही सिचुएटेड है यहाँ की 50,000 पॉपुलेशन वाली कैपिटल सिटी, मतलब की पोर्ट विले। अब इस देश में 130 लैंग्वेजेस बोली जाती है, मतलब लगभग हर आइलैंड की 2 लैंग्वेजेस। अब ये देश डिवाइडेड 6 स्टेट्स या प्रोविंसेस में। पर अब जब लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, तो प्रोविंसेस का नाम किस भाषा में रखें? और यहाँ वनुआतू अपने जीनियस दिमाग से इंप्रेस करता है। यहाँ के हर प्रोविंस या स्टेट का नाम उस स्टेट में बसे आइलैंड्स के नाम से ही डिराइव्ड है। जैसे कि शिफा प्रोविंस का नाम डिराइव्ड है इसमें पाए जाने वाले शेफर्ड और इफांटे आइलैंड्स के नाम से। वैसे ही पनामा प्रोविंस का नाम बनता है वहां बसे पेंटिकोस्ट, अम्बे और मेवो आइलैंड्स के नाम से। है ना जीनियस? इनके 82 आइलैंड्स में से आज 65 इनहैबिटेड है और ये देश अपने आइलैंड्स के बीच 30 एयरपोर्ट्स के कारण बहुत अच्छे से एयर कनेक्टेड है। आइए अब झांकते हैं वनुआतू की हिस्ट्री। अरे बाप रे, हिस्ट्री से प्यार करने वाले लोग, आपकी उपस्थिति ने मुझे खुश किया। ओके, कमिंग बैक। तो किस्सा ये है कि 1300 बीसी के आसपास वनुआतू पे राज हुआ करता था लपीटा लोगों का। अब 100% कन्फर्मेशन तो नहीं है, पर स्पेकुलेशन ये है कि लपीटा लोग ओरिजिनेट हुए थे फिलीपींस में और वो लोग फिलीपींस से माइग्रेट हुए ईस्ट की ओर, मतलब मेलिनेशियन रीजन और यहाँ के पपुआ, सोलोमन और वनुआतू आइलैंड्स की ओर। साल 1606 में सदियों के आइसोलेशन के बाद ऑस्ट्रेलिया की खोज में निकले स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को ये देश मिला। पर यहाँ के नेटिव ट्राइब्स ने उन एक्सप्लोरर्स का वायलेंस से ऐसा स्वागत किया कि ये इंश्योर हो गया कि इन आइलैंड्स में कोई सेटल नहीं हो सकता। पर ये जमीन थी फ्री की, मतलब दुनिया का एक देश तो यहाँ जरूर आएगा। और साल 1774 में एंट्री होती है ब्रिटेन की। उनके भेजे एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने तो एक आइलैंड का नाम ही कुक आइलैंड रख दिया और इस देश को बुलाया जाने लगा न्यू हेब्रिडीज आइलैंड्स। और फाइनली साल 1980 में वनुआतू बना एक इंडिपेंडेंट देश। रुको, साल 1774 के बाद सीधा 1980? बीच के सालों में कुछ नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ। अब इनिशियली इस रीजन के 82 आइलैंड्स ब्रिटेन और फ्रांस के इन्फ्लुएंस में एक के बाद एक आ रहे थे। दोनों देशों ने बहुत ही चालाकी से यहाँ के भोले भाले और अनपढ़ ट्राइबल से उनकी जमीन के कागज साइन करवा लिए, कभी एक शराब की बोतल के बदले तो कभी एक फ्रूट बास्केट गिफ्ट करके। यहाँ के नेटिव्स, मतलब कि नी वनुआतुअन्स, भोले तो थे पर बहुत वायलेंट भी थे। और जब उन्हें पूरी तरह समझ आया कि अब उनकी जमीनों पे किसका कंट्रोल है, तो उन्होंने सभी फॉरेनर्स पे ताबड़तोड़ अटैक करने शुरू कर दिए। होना क्या था, पीसफुल और सिविलाइज्ड ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी वॉरशिप्स भेजी और इस देश के सभी आइलैंड्स को एक एक करके कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। वैसे तो फ्रांस और ब्रिटेन बचपन से ही राइवल्स थे और पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस और कॉलोनीज फैलाने की इनकी ग्रेट गेम चलती जा रही थी। पर इन आइलैंड्स में दोनों की फोर्सेस लगभग बराबरी पे थी। तो साल 1909 में सालों की लड़ाइयां, डिबेट्स, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स के बाद दोनों देशों ने मिलकर बनाया वनुआतू को अपना एक कॉन्डोमिनियम। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। सिंपल शब्दों में इस एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों साम्राज्य इस आइलैंड देश को मिलकर रूल करेंगे। साउंड्स थोड़ा कंफ्यूजिंग,
नहीं, यहाँ के लोगों को तो बहुत ज्यादा लगा था, क्योंकि इस अरेंजमेंट के कारण यहाँ की गवर्नेंस में आया बहुत सारा केओस। सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस के सिटीजन्स के लिए बने 2 अलग लीगल कोड्स के साथ साथ बने 2 अलग कोर्ट सिस्टम्स। इसके अलावा यहाँ के नेटिव्स नी वनुआतंस को मिला अपना खुद का एक नेटिव लीगल सिस्टम और उनकी खुद की सेपरेट कोर्ट्स। एज इफ ये कंफ्यूजिंग कम था, उसके अलावा सिटीजन्स को ये भी चॉइस मिली कि वो खुद चूज कर सकते हैं कि कौन सा लीगल सिस्टम उनके लिए एप्लीकेबल होगा। बाप रे, पर रुकिए, इसके अलावा यहाँ बनी 2 अलग पुलिस फोर्सेस, 2 अलग फॉरेन करेंसी, 2 अलग एजुकेशन सिस्टम्स, और ये कंफ्यूजिंग सिस्टम लगभग 70 साल तक चलता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में वनुआतु ने देखा कुछ जबरदस्त एक्शन। अग्रेसिवली एक्सपैंड होते जापानीज एम्पायर ने जब पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया, तो ब्रिटेन और अमेरिका समझ गए कि अगला टारगेट होगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को बचाने के लिए वनुआतु आइलैंड बना लास्ट फ्रंटियर। इस आइलैंड को एलाइड पावर्स ने पूरी तरह वेपन्स और डिफेंसिव स्ट्रक्चर से लैस कर दिया। उस समय में यहाँ पर डिफेंस पर्सनल लोकल पॉपुलेशन से ज्यादा थे। वर्ल्ड वॉर 2 आगे बढ़ा, ब्रिटेन ने वनुआतु से सोलोमन आइलैंड्स को जीता, और उसके बाद हिस्ट्री की टाइड जापान के अगेंस्ट गई और वॉर खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इन्वायरमेंटली कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल एलाइड फोर्सेस ने अपना सारा वॉर मटेरियल आसपास के समुद्रों में ही डुबो दिया। आज भी वनुआतु के आइलैंड्स, वाटर्स और बीचेस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे गलते नेवल शिप्स और वॉर प्लेन्स। उफ, इस भारी हिस्ट्री के बाद समझते हैं मॉडर्न वनुआतु को। नेचर को मॉडर्न वनुआतु से कुछ ज्यादा ही प्यार है। कोरल सी और पैसिफिक ओशन के बीच बसा वनुआतु सिचुएटेड है दुनिया के सबसे वोल्केनिकली एक्टिव रीजन में। इस कारण से साल में यहाँ कम से कम 2000 अर्थक्वेक तो आते ही हैं, पर थैंकफुली मेजॉरिटी 5 रिक्टर स्केल से कम इंटेंसिटी के होते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा वोल्केनो है मारुम वोल्केनो, जिसका हॉट लावा इजीली विजिबल है और जहाँ देश भर से लोग आते हैं पिकनिक मनाने। इसके अलावा वनुआतु है हिस्सा पैसिफिक रीजन के एल नीनो ऑसिलेशन जोन का, मतलब हरिकेन्स का हॉट जोन, और इस देश के आइलैंड्स पे साल में बहुत से हरिकेन्स आते रहते हैं। इन सभी कारणों से वनुआतु को कहते हैं दुनिया की मोस्ट एट रिस्क नेशन। पर अब सवाल उठता है, ऐसी जबरदस्त कंडीशंस में वनुआतु अपनी इकोनॉमी कैसे चलाता है? फॉरेन एड और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के अलावा वनुआतु के पास है पैसे कमाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला। आओ समझाता हूँ। ये सीक्रेट तरीका है पासपोर्ट सेल्स। पासपोर्ट सेल्स? जी हाँ, पासपोर्ट सेल्स। कभी वनुआतु नहीं आए? नो प्रॉब्लम। कभी देश का नाम भी नहीं सुना? नो टेंशन। सारी दुनिया वीजा फ्री घूमना चाहते हो? हाँ, तो आ जाओ, क्योंकि वनुआतु का पासपोर्ट है ऑन सेल। अपने छोटे साइज के बावजूद वनुआतु के वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट्स है दुनिया के 130 देशों के साथ, और ये बनाता है वनुआतु के पासपोर्ट को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में से एक। पर ये भारी पासपोर्ट आता है भारी प्राइस टैग के साथ। इस पासपोर्ट के बदले वनुआतु आपसे एक्सपेक्ट करता है $1,50,000 या 1.25 करोड़ इंडियन रुपीस की अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्राइस टैग के बावजूद कोविड पेंडेमिक के टाइम जब पूरी दुनिया एक लॉकडाउन के अंदर थी, इनकी पासपोर्ट सेल्स ऐसे एक्सप्लोड हुई कि देश की 15% नेशनल इनकम सिर्फ इन सेल्स के थ्रू आने शुरू हो गई। और आज भी ये सिस्टम जोरों शोरों से चल रहा है। आइए अब समझते हैं वनुआतु और इंडिया के रिश्तों को। इंडिया और वनुआतु के रिश्ते एस्टैब्लिश हुए साल 1986 में। अब इंडिया के इनविटेशन पे वनुआतु ने नॉन अलाइन मूवमेंट या नाम तो ज्वाइन किया, पर इन दोनों देशों के रिश्ते नमस्ते और आदाब से आगे कुछ खास कभी बढ़े नहीं। अनसरप्राइजिंगली इंडिया की वनुआतु में एम्बेसी नहीं है, और फिजी की कैपिटल सुवा में स्थित इंडियन हाई कमीशन ही वनुआतु के अफेयर्स भी हैंडल करती है। कन्वर्सली वनुआतु की एम्बेसी इंडिया में है न्यू दिल्ली शहर। दोनों देशों के रिश्तों में एक आशा की किरण आई साल 2024 में फीपिक अलायंस के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। फीपिक यानी फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ एक जॉइंट इनिशिएटिव है। फीपिक अलायंस का सबसे लेटेस्ट समिट हुआ साल 2023 में पपुआ न्यू गिनी में, जहां वनुआतु ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी थी। आज इंडिया वनुआतु को सपोर्ट करता है फाइनेंशियल एड और एजुकेशन असिस्टेंस के थ्रू। बदले में वनुआतु इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट कैंडिडेचर के बिड को सपोर्ट करता है, और उसके अलावा इंडियंस के लिए वीजा फ्री ट्रैवल भी परमिट करता है। पर ध्यान रखिए, इवन दो इंडिया के लिए वनुआतु में जाना वीजा फ्री है, यहाँ का एंट्री परमिट मिलना इस देश के ऑफिसर्स के मूड पे डिपेंड करता है। आइए अब क्विकली समराइज करते हैं वनुआतु की कहानी।
तो ये थी वनुआतू की अमेजिंग स्टोरीज। आज हमने समझा कैसे पैसिफिक आइलैंड के इस देश में अर्थक्वेक ना आना एक न्यूज बन जाता है। फिर हमने जाना कि एक आग उगलता एक्टिव वोल्केनो भी एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है। फाइनली हमने समझा कि पासपोर्ट्स बेच के भी इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। मेरे साथ वनुआतू के सफर पे आने के लिए मेनी थैंक्स। अब आपको करना है ये कि शराफत से करो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को करो लाइक, शेयर और कमेंट। हमारा पैसिफिक आइलैंड्स का सफर जारी रहेगा और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे टोंगा की। ये वाला नहीं, ये टोंगा। और अगर आप पिछले एपिसोड के देश यानी कि तुवालू को समझना चाहते हैं तो वो लिंक अवेलेबल होगा यहाँ। मेरे साथ इस सफर पे आने के लिए वंस अगेन मेनी थैंक्स। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।